गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर 22 ऑफ द सीपीसी जो बात करता है डेथ, मैरिज एंड इंसॉल्वेंसीज ऑफ पार्टीज से रिलेटेड। टोटल नंबर ऑफ रूल है 12। सो देखते हैं वन बाय वन ईच रूल। बट उन रूल पे जाने से पहले एक बेसिक कंसेप्ट हम लोग क्लियर कर लेते हैं, एंड दिस इज़ अबाउट राइट टू सू। राइट टू सू होता क्या है? तो राइट टू सू का मतलब क्या होता है कि व्हेन अ पार्टी टू ए सू डाइज, जिस पार्टी की डेथ हो जाती है और डेथ होने के बाद फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि वेदर राइट टू सू सर्वाइव और नॉट। तो अगर ये राइट टू सू सर्वाइव नहीं करता है तो सूट अबेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। बट इफ इट इज सर्वाइविंग, अगर ये सर्वाइव करता है तो जो सूट है वो अबेट नहीं होगा और कंटिन्यू रहेगा बाय और अगेंस्ट द हेयर्स ऑफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड, ठीक है ना। जो एक्सप्रेशन राइट टू सू है इसको कोड में डिफाइन नहीं, सीपीसी में डिफाइन नहीं किया गया है, बट इसे हम लोग ऐसा इंटरप्रिटेशन इसका निकाल सकते हैं कि जो राइट टू सीक रिलीफ, ठीक है। अब नेचर ऑफ इंक्वायरी कैसी होगी? अ पर्सनल एक्शन डाइज विद अ पर्सन, एक ऐसी कंसेप्ट है कि जिसको हम लोग लैटिन में लैटिन मैक्सिम अगर इसकी हम लोग देखें तो ये है कि एक्शियो पर्सनलिस मॉरिटर कम पर्सोना, जिसका मतलब है कि कोई भी पर्सन जब जब जिसकी उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी पर्सनल एक्शन उसके साथ ही चली जाती है। दिस डॉक्ट्रिन हाउएवर ऑपरेट्स टू लिमिटेड क्लास ऑफ एक्शन, राइट। If right to sue does not survive, suit will abate, and if right to sue survives, the legal representative or heirs will continue the case. But in case of personal actions, that is action where relief sought is personal to the deceased or right to connected with the individuality of the deceased, right to sue will not survive to or against his representative, and in this case the maxim actio personalis moritur cum persona will apply, right। तो अगर पर्सनल एक्शन है लाइक कि अगर एक पेंटर है एंड ही प्रोमिसेस टू पेंट अ पिक्चर फॉर बी, तो ये पर्सनल एक्शन है। और यहाँ पर अगर पार्टी मर जाती है, डेथ हो जाती है, तो यहाँ राइट टू सू सर्वाइव नहीं होता है, ठीक है। सो आई होप आपको राइट टू सू ये कंसेप्ट और उसका नेचर जो है वो क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स मूव फर्दर फॉर रूल नंबर 1। तो रूल नंबर 1 में क्या कहा है? नो अबेटमेंट बाय पार्टीज डेथ इफ राइट टू सू सर्वाइव्स। क्लियरली इसकी हेडिंग ही हमें बताती है कि अगर आपका राइट टू सू सर्वाइव है तो उस पर्सन की डेथ से सूट अबेट नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड रूल कहता है प्रोसीजर वेयर वन ऑफ सेवरल प्लेंटिव्स और डिफेंडेंट्स डाइज एंड राइट टू सू सर्वाइव्स। मतलब कि जिस केस में सेवरल प्लेंटिव या फिर सेवरल डिफेंडेंट हो और उनमें से कोई एक प्लेंटिव या फिर डिफेंडेंट की मृत्यु हो जाती है तो उस केस में क्या होगा? तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट शैल कॉज एन एंट्री टू दैट इफेक्ट। कोर्ट अपनी एंट्री उस रिकॉर्ड की एंट्री बनाएगा और सूट को अगर राइट टू सू सर्वाइव करता है तो कंटिन्यू करेगा, ठीक है, एट द इंस्टेंस ऑफ द प्लेंटिव्स और अगेंस्ट द डिफेंडेंट्स, ठीक है। अब आता है रूल नंबर 3। प्रोसीजर इन केस ऑफ डेथ ऑफ वन ऑफ सेवरल प्लेंटिव और ऑफ सोल प्लेंटिव। अब ये थोड़ा सा अलग है। ये क्या कह रहा है कि प्रोसीजर इन केस ऑफ डेथ ऑफ वन ऑफ सेवरल प्लेंटिव्स है। सेवरल प्लेंटिव में से एक प्लेंटिव की मृत्यु हो जाती है या फिर एक सोल प्लेंटिव है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अब इसकी वर्डिंग देखते हैं। वेयर वन ऑफ टू और मोर प्लेंटिव्स डाइज, दो या फिर दो से ज़्यादा प्लेंटिव में से किसी एक पर्सन की, एक प्लेंटिव की मृत्यु हो जाती है एंड राइट टू सू डज नॉट सर्वाइव, ठीक है। और यहाँ पर राइट टू सू डज नॉट सर्वाइव है to the surviving plaintiff or plaintiffs alone, or a sole plaintiff or a sole surviving plaintiff dies, या फिर एक सोल ही प्लेंटिव था, एक ही प्लेंटिव था और उसकी मृत्यु हो चुकी है एंड द राइट टू sue सर्वाइव्स, ठीक है। सेवरल प्लेंटिव थे और एक की मृत्यु हो जाती है और राइट टू sue सर्वाइव नहीं है। या फिर दूसरी कंडीशन कौन सी है कि सोल प्लेंटिव था, उसकी डेथ हो चुकी है और जो राइट टू sue है वो सर्वाइव है, ठीक है। तो कोर्ट क्या करेगी? The court on an application made in this behalf, court application के basis पे shall cause the legal representative of the deceased plaintiff to be made a party and shall proceed with the suit, ठीक है। तो अब कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट shall cause the legal representative of the deceased plaintiff to be made a party and shall proceed with the suit। कोर्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जिस डिसीज्ड पर्सन के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ पर रिकॉर्ड पे लाएगी और उसे पार्टी बनाएगी और उसके बाद में जो प्रोसीडिंग्स है सूट की
उसके साथ प्रोसीड करेगी। ठीक है, अब जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि एप्लीकेशन टू ब्रिंग अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑन रिकॉर्ड, या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव को सूट चलाना है, एप्लीकेशन ऐसी एप्लीकेशन डालनी है, तो इसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन होता है 90 डेज, राइट। यस, देन आता है सब रूल सेकेंड, वेयर विद इन टाइम लिमिटेड बाय नो एप्लीकेशन इज मेड। ठीक है, अब टाइम लिमिटेशन जो है, लिमिटेशन टाइम अगर एक्सपायर हो चुका है विद बाय लॉ, नो एप्लीकेशन इज मेड अंडर सब रूल 1, द सूट शैल अबेट। और ऐसा कोई भी एप्लीकेशन अगर विद इन लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में सूट यहाँ पर एप्लीकेशन कोर्ट के सामने नहीं आता है, तो उसका इफेक्ट सूट पे क्या होगा, वो सूट अबेट हो जाएगा, सो फार एज डिसीज प्लेंटिफ इज कंसर्न। And on the application of the defendant, the court may award him to the cost which he may have incurred in defending the suit। और डिफेंडेंट के एप्लीकेशन पे कोर्ट उसे कॉस्ट अवॉर्ड कर देगा, मतलब कि अपनी सूट को डिफेंड करने के लिए डिफेंडेंट को जितना भी खर्चा आया है वो बाय वे ऑफ कॉस्ट कोर्ट डिफेंडेंट को अलाउ कर देगा टू बी रिकवर्ड फ्रॉम द एस्टेट ऑफ द प्लेंटिफ, डिसीज्ड प्लेंटिफ। ठीक है, और जो रिकवर की जाएगी डिसीज्ड प्लेंटिफ की स्टेट से। देन आता है रूल नंबर 4, प्रोसीजर इन केस ऑफ डेथ ऑफ वन ऑफ सेवरल डिफेंडेंट और ऑफ ए सोल डिफेंडेंट। अब पहले प्लेंटिफ की बात की गई थी, अब ये डिफेंडेंट की है। लेट्स सी क्या है इसमें। सो सब रूल 1 ये कहता है कि वेयर वन ऑफ द 2 और मोर डिफेंडेंट डाइज and the right to sue does not survive against the surviving defendant or defendant alone, or a sole defendant or sole surviving defendant dies and right to sue survives। देखो कंडीशन क्या है, पहले प्लेंटिफ था, अब डिफेंडेंट है, सेम ही है, 2 या फिर 2 से ज़्यादा डिफेंडेंट है और उनमें से एक डिफेंडेंट की यदि मृत्यु हो जाती है और राइट टू स्यू जो है वो सर्वाइव नहीं करता है, या फिर जो सोल डिफेंडेंट है उसकी मृत्यु हो जाती है और राइट टू सू यहाँ पर सर्वाइव करता है, तो कोर्ट क्या करेगा, ऑन द एप्लीकेशन मेड इन दैट बिहाफ shall cause the legal representative of the deceased defendant to be made a party and shall proceed with the suit। तो यहाँ पर on the application कोर्ट क्या करेगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पार्टी बनाएगा जो अपनी जो डिसीज्ड को रिप्रेजेंट करेगा, और कोर्ट shall proceed with the suit। देन आता है सब रूल सेकेंड, एनी पर्सन सो मेड अ पार्टी मे मेक एनी डिफेंस अप्रोप्रिएट टू हिज कैरेक्टर एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज डिफेंडेंट। तो वो जो पर्सन हम लोगों ने अभी एडमिट किया है एज अ पार्टी, तो वो क्या कर सकता है, ही मे मेक एनी डिफेंस, वो कोई भी ऐसा डिफेंस ले सकता है अप्रोप्रिएट टू हिज कैरेक्टर एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड डिफेंडेंट। डिसीज डिफेंडेंट को ये डिफेंड कर रहा है तो वो उस व्यक्ति के कैरेक्टर में चला जाएगा। ठीक है, देन सब रूल थर्ड, वेयर विद इन द टाइम लिमिटेड बाय लॉ नो एप्लीकेशन इज मेड अंडर सब रूल 1। तो अगर ये टाइम लिमिटेशन, इसे भी 90 डेज़ का ही टाइम होता है, तो 90 डेज़ के टाइम में यहाँ पर एप्लीकेशन नहीं मेड किया जाता, द सूट शैल अबेट एज अगेंस्ट द डिसीज डिफेंडेंट। तो डिफेंडेंट के अगेंस्ट ये सूट अबेट किया जाएगा। अब सब रूल 4 क्या कह रहा है, द कोर्ट वेन एवर इट थिंक्स फिट मे एग्जाम द प्लेंटिफ फ्रॉम द नेसेसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सच डिफेंडेंट हु हैड फेल्ड टू फाइल ए WS or who having filed it has failed to appear the contest the suit at the hearing। तो यहाँ कोर्ट क्या कह रहा है कि कोर्ट को अगर जब कभी भी लगता है तो ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव को सब्स्टिट्यूट करने की बजाय कोर्ट ये अलाउ कर सकता है प्लेंटिफ को कि अगर जिस केस में डिफेंडेंट फेल हो WS फाइल करने से, डिफेंडेंट ने अगर WS फाइल नहीं किया है या फिर अगर उसने फाइल किया है बट ही हैज़ फेल्ड टू अपीयर एंड कॉन्टेस्ट द सूट एट द हियरिंग, बट जो हियरिंग के टाइम पर अब्सेंट था और उसने सूट का कंटेस्ट नहीं किया है, तो इस केस में अगर कोर्ट थिंक्स फिट तो कोर्ट क्या कर देगी, अपना जजमेंट सुना देगी अगेंस्ट दैट डिफेंडेंट। ठीक है,
यदि उसकी मृत्यु भी हुई है तो भी उसके अगेंस्ट इन सर्कमस्टांसेस में, कौन से सर्कमस्टांसेस में, अगर डिफेंडेंट ने WS फाइल नहीं कर रखा है या फिर अगर डिफेंडेंट ने WS तो फाइल किया है बट हियरिंग के टाइम पे वो नहीं आया है और कंटेस्ट नहीं की है हियरिंग, तो जज यहाँ पर कोर्ट क्या कर सकता है, अपना जजमेंट सुना सकता है डिफेंडेंट के अगेंस्ट, नॉट विथ स्टैंडिंग द डेथ ऑफ द डिफेंडेंट। ठीक है, डिफेंडेंट की डेथ यहाँ पर नॉट विथ स्टैंडिंग है, मतलब कि डिफेंडेंट की डेथ हुई हो या ना हुई हो, हम लोग इसे ऐसा कंसिडर करेंगे कि ये जो जजमेंट प्रोनाउंस किया गया है इसका सेम इफेक्ट होगा यदि वो डिफेंडेंट जीवित रहता। ठीक है, notwithstanding the death of the defendant and shall have the same force and effect as if it has been pronounced before the death of the defendant। ठीक है, अब सब रूल 5 कहता है वेयर, क्लॉज ए बोलता है द प्लेंटिफ वॉज इग्नोरेंट ऑफ द डेथ ऑफ द डिफेंडेंट, जहाँ पर प्लेंटिफ को ये पता ही नहीं था कि डिफेंडेंट की मृत्यु हो गई है, एंड कुड नॉट फॉर दैट रीज़न, और उसी रीज़न की वजह से उसने मेक एन एप्लीकेशन फॉर द सब्सटीट्यूशन ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफेंडेंट अंडर द रूल विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड इन लिमिटेशन एक्ट एंड द सूट हैज़ इन कॉन्सिक्वेंसेस अबेटेड। ठीक है, और इसी वजह से अगर यहाँ पर प्लेंटिफ को पता ही नहीं है कि जो डिफेंडेंट है उसकी मृत्यु हो चुकी है और इसी वजह से उसने एप्लीकेशन ही नहीं किया है विद इन पीरियड ऑफ लिमिटेशन, प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो 90 डेज़ के अंदर इसने यहाँ पर एप्लीकेशन ही नहीं किया है, तो और जो सूट है उसके एप्लीकेशन नहीं करने की वजह से अबेट किया जाता है। ठीक है, एंड बी क्लॉज क्या कहता है कि जो प्लेंटिफ है, द प्लेंटिफ अप्लाइज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन, देयरफॉर in the Limitation Act 1964 for setting aside abatement and also for the admission that application under section 5 of the act on the ground that he had by reason of such ignorance sufficient cause for not making application within the period specified in that act। और यहाँ पर अगर सूट फर्स्ट ए सब रूल ए में क्या कहा है हम लोगों ने कि अगर उसका सूट, प्लेंटिफ का सूट अपेट हो चुका है, तो बी सब क्लॉज में ये प्रोविजन दी गई है प्लेंटिफ के फेवर में कि प्लेंटिफ एक्सपायरी डे, मतलब जो पीरियड एक्सपायर होने के बाद में भी, मतलब 90 डेज़ का जो पीरियड है उसको ये एक्सपायर होने के बाद में भी डिले कंडोनेशन का एप्लीकेशन कोर्ट में डाल सकता है फॉर setting aside abatement and also for the admission of his delay condonation application। ठीक है, on the ground that कि he had by reason of such ignorance, कि कौन से ignorance है कि डिफेंडेंट की मृत्यु हो चुकी है, ये इग्नोर था, तो यहाँ पर ये रीज़न सफिशिएंट कॉज है फॉर नॉट मेकिंग एन एप्लीकेशन विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड इन द सेड एक्ट। ठीक है, लिमिटेशन की और एक बात कहना चाहूँगी, फॉर सेटिंग असाइड, अबेटमेंट को सेट असाइड करने के लिए पीरियड ऑफ लिमिटेशन कितना है, 1 ईयर, लिमिटेशन एक्ट में दिया हुआ है। अब इन दो सर्कमस्टांसेस में कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट शैल, मैंडेटरी है कोर्ट पे, कोर्ट शैल इन कंसिडरिंग द एप्लीकेशन अंडर द सेड सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन हैव ड्यू रिगार्ड टू ऑल द फैक्ट्स ऑफ सच इग्नोरेंस इफ प्रूव्ड। ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगी, सारे के सारे कोर्ट क्या करेगी, एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 5 को कंसिडर करेगी, हैविंग ड्यू रिगार्ड टू द फैक्ट ऑफ सच इग्नोरेंस इफ प्रूव्ड। ओके, सिंपल था। देन रूल नंबर 4A, प्रोसीजर वेयर देयर इज नो लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब ये अब अगर किसी मृतक व्यक्ति का कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है तो प्रोसीजर कैसी होगी। सब रूल 1 ये कहता है if in any suit it shall appear to the court that any party who had died during the pendency of suit, जब सूट पेंडिंग है और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उस व्यक्ति के पास कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट में, डिस्क्रिशनरी है, कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी टू द सूट, किसी भी एक पार्टी ऑफ द सूट हो, इधर हिज को प्लेंटिव, को डिफेंडेंट हो सकता है या फिर अपोजिट पार्टी भी हो सकती है, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी टू द सूट प्रोसीड विद द absence ऑफ पर्सन रिप्रेजेंटिंग द एस्टेट ऑफ डिसीज्ड पर्सन। और में क्या करेगा कि absence है वो पर्सन ऐसा ट्रीट करेगा फर्स्टली, या फिर और
मे बाय ऑर्डर अपॉइंट करेगी एक एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल को और एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट को, ठीक है, और सच अदर पर्सन एज इट थिंक्स फिट, या तो उस पर्सन को अब्सेंट है ऐसा ट्रीट करेगी, ठीक है, या फिर अपना एक ऑफिसर अपॉइंट करेगी, या फिर अदर पर्सन या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल को अपॉइंट करेगी टू रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ डिसीज्ड पर्सन, कि जो रिप्रेजेंट करे डिसीज्ड पर्सन की स्टेट को फॉर द पर्पज ऑफ सूट, एंड एनी जजमेंट और ऑर्डर subsequently given or made in any suit made in the suit shall bind the state, और उसके बाद में जो प्रोसीडिंग होगी और जो ऑर्डर निकलेगी वो ऑर्डर या फिर वो भविष्य में आने वाली कोई भी ऑर्डर उस स्टेट को बाइंड करती है, ठीक है, उस डिसीज्ड पर्सन के स्टेट को बाइंड करती है टू द सेम एक्सटेंट एज इफ ही वुड हैव बीन बाइंड इफ अ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड पर्सन हैड बीन पार्टी टू द सूट, और इन द सेम वे कि अगर कोई LR लीगल रिप्रेजेंटेटिव उस डिसीज्ड पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा होता और अगर रिप्रेजेंटेशन कर रहा होता तो यही इसका सेम इफेक्ट रहेगा, ओके। Then sub rule second, before making an order under this rule, the court क्या करना है, कोर्ट ने may require a notice of the application for order to be given to such if any of the person having an interest in the estate, जिस person को interest है उस estate में तो उसे एक notice देनी है with regarding to this of the deceased person as it thinks fit, and shall ascertain that the person proposed to appointed to represent the estate of the deceased person is willing to be so appointed, और जिस person को court appoint करता है to represent the estate of the deceased उसकी इच्छा है, he is willing to be so appointed and has no interest adverse to that of the deceased person, और उसका किसी भी तरह से opposite interest नहीं है deceased person के साथ, ठीक है, ये satisfy करना है कोर्ट को बिफोर मेकिंग सच ऑर्डर, ठीक है। तो रूल नंबर 5 देखते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन एज टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन वेदर any person is a legal representative or not, या फिर where a question arises as to whether any person is a legal representative of the deceased plaintiff or deceased defendant, such question shall be determined by the court। तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर legal representative अपॉइंट किया है तो whether he is a legal representative of the deceased plaintiff or defendant is to be determined by the court, provided that proviso क्या है, where such question arises before an appellate court, तो अगर ये क्वेश्चन appellate court के सामने जाता है that court may before determining question, वो कोर्ट इस क्वेश्चन को डिटरमाइन करने से पहले डायरेक्ट करेगा सबऑर्डिनेट कोर्ट को टू ट्राई द क्वेश्चन एंड टू रिटर्न द रिकॉर्ड्स टुगेदर विथ एविडेंस। वो क्या करेगा, वो अपीलेट कोर्ट क्या करेगा, सबऑर्डिनेट कोर्ट को ये डिटरमाइन करे, ये क्वेश्चन डील करने के लिए दे देगा and return the records together with evidences if any, और सबऑर्डिनेट ट्राई करेगा और रिटर्न कर देगा रिकॉर्ड्स और एविडेंस के साथ इफ एनी रिकॉर्डेड एट सच ट्रायल, इट्स फाइंडिंग एंड रीजंस देयरफॉर एंड द अपीलेट कोर्ट मे टेक सेम इनटू कंसिडरेशन इन डिटरमाइनिंग द क्वेश्चन, और अपीलेट कोर्ट भी यहाँ पर सेमली इसे डिटरमाइन करेगा। रूल 6, नो अबेटमेंट बाय रीजन ऑफ डेथ आफ्टर हियरिंग। अब जब हियरिंग पूरी हो चुकी है, ठीक है, तो उसके बाद में अगर हियरिंग कंप्लीट हो चुकी है और उसके बाद में अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस मृत्यु की वजह से सूट अबेट नहीं किया जा सकता। वर्डिंग एक बार देख लेते हैं, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द फॉरगोइंग रूल्स वेदर द कॉज ऑफ एक्शन सर्वाइव्स और नॉट, कॉज ऑफ एक्शन सर्वाइव हो चाहे ना हो, देयर शैल बी नो अबेटमेंट बाय रीजन ऑफ द डेथ ऑफ ईदर पार्टी। तो अबेटमेंट नहीं हो सकती किसी भी सूट की बाय ओनली बाय रीजन ऑफ द डेथ ऑफ द पार्टी, एनी पार्टी, ठीक है, ईदर पार्टी, बिटवीन द कंक्लूजन ऑफ द हियरिंग एंड द प्रोनाउंसिंग ऑफ द जजमेंट, ठीक है, बिटवीन की कंक्लूजन ऑफ डिक्री हो चुकी है और देखो
कौन सी पीरियड में मृत्यु हुई है, कंक्लूजन ऑफ हियरिंग हो चुकी है और जजमेंट प्रोनाउंसिंग बाकी है। तो इस दौरान, इस पीरियड के दौरान अगर किसी ईदर पार्टी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु की वजह से यहाँ पर सूट अबेट नहीं होगा। बट जजमेंट में इन सच केस बी प्रोनाउंस्ड, मतलब कि प्रोनाउंस्ड होने वाला है, अभी तक प्रोनाउंस्ड नहीं हुआ है, नॉट विथ स्टैंडिंग द डेथ एंड शैल हैव सेम फोर्स एंड इफेक्ट। तो इसकी सेम फोर्स एंड इफेक्ट में रहेगा कि अगर वो जो पर्सन है, जिस पर्सन की डेथ हो चुकी है, वो अगर जिंदा है और जिंदा रहता तो भी इसका इफेक्ट सेम रहता, एज इफ इट हैड बीन प्रोनाउंस्ड बिफोर द डेथ टुक प्लेस। तो मतलब इसकी जो पर्सन मृतक है उसकी मृत्यु से पहले जब डिक्री प्रोनाउंस होती तो उस डिक्री का जो इफेक्ट रहता वही इफेक्ट अब सेम यहाँ इस केस में रहेगा। ओके, नाउ रूल नंबर 7, सूट नॉट अपेटेड बाय मैरिज ऑफ फीमेल पार्टी। क्लियरली यहाँ पर लिखा है कि किसी भी फीमेल पार्टी की मैरिज हो जाती है, शादी हो जाती है, तो ये सूट अबेट नहीं किया जाता। The marriage of a female plaintiff or defendant shall not cause the suit to abate, but the suit may, notwithstanding, proceeds with the judgment, and where the decree is against a female defendant, अगर ये डिक्री फीमेल के अगेंस्ट है, it may be executed against her alone, तो अगर यहाँ पर फीमेल की शादी हो जाती है तो इसकी वजह से सूट अबेट नहीं हो जाता है, ठीक है, और जो प्रोसीडिंग है वो चालू रहेगी, प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू रहेगी विथ टू द जजमेंट्स, एंड वेयर डिक्री इज पास्ड अगेंस्ट दैट फीमेल, सो इट मे बी एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट हर अलोन, ठीक है, वो खुद सिर्फ और सिर्फ उसके ही अलोन एग्जीक्यूट की जा सकती है। नाउ वेयर द हस्बैंड इज बाय लॉ लाइबल फॉर द डेब्ट्स ऑफ हिज वाइफ, अगर हस्बैंड वाइफ के डेब्ट के लिए लाइबल है, जो डिक्री पास की गई है, द डिक्री में विद द परमिशन ऑफ कोर्ट बी एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट हर हस्बैंड ऑल्सो। तो यहाँ एक कंडीशन प्रोवाइजो की तहत मिल जाती है, सब रूल सेकेंड है लेकिन इसको प्रोवाइजो भी बोल सकते हो आपकी। यहाँ एक्सेप्शन माना गया है कि अगर हस्बैंड लाइबल है फॉर द डेब्ट्स ऑफ हिज वाइफ, हस्बैंड की लाइबिलिटी है, तो जो डिक्री है डिक्री में विद द परमिशन ऑफ कोर्ट को डिस्क्रिशनरी पावर है विद द परमिशन ऑफ कोर्ट की एग्जीक्यूट कर सकती है अगेंस्ट हर हस्बैंड ऑल्सो। And in case of judgment for the wife, the execution of decree may, with such permission, be issued upon the application of the husband, where the husband is by law entitled to the subject matter of the decree, ठीक है। एंड अगर in case of judgment for the wife है तो execution of decree कैसे हो सकती है, may with the permission be issued upon the application of the husband, हस्बैंड यहाँ पर एप्लीकेशन करके इसको एग्जीक्यूट करवा सकता है अगर उसका इंटरेस्ट है, इफ़ ही इज़ बाय लॉ एंटाइटल्ड टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिक्री, ठीक है। सो दिस वाज रूल नंबर 7। नाउ रूल नंबर 8 क्या कहता है, व्हेन प्लेंटिव्स इंसॉल्वेंसी बार सूट, कब प्लेंटिव की इंसॉल्वेंसी सूट को बार करेगी। वर्डिंग देखते हैं, the insolvency of a plaintiff in any suit which the assignee or receiver might maintain for the benefit of creditor, ठीक है। तो ऐसा एक सूट की जिसमें प्लेंटिफ इंसॉल्वेंट हो चुका है, प्लेंटिफ ने अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया है, और उसके अंदर उसके जो असाइनी है और रिसीवर है, दे माइट मेंटेन द बेनिफिट ऑफ हिज क्रेडिटर, तो उनके क्रेडिटर के बेनिफिट्स को यहाँ पर मेंटेन किया जा सकता है। तो यहाँ सूट अबेट नहीं हो सकता है अनलेस कि जो असाइनी और रिसीवर है वो डिक्लाइन कर दे टू कंटिन्यू द सूट, ठीक है। अगर यहाँ पर असाइनी या फिर रिसीवर जो है, अगर ये कंटिन्यू करने से सूट को कंटिन्यू करने से इनकार कर देते हैं, और अनलेस फॉर एनी स्पेशल रीज़न और द कोर्ट डायरेक्ट्स, ठीक है, या फिर कोई ऐसा रीज़न कि कोर्ट के मायने में इम्पॉर्टेंट है, टू गिव सिक्योरिटी फॉर द कॉस्ट, या मतलब कोर्ट क्या करते हैं यहाँ, और ये असाइनी और रिसीवर क्या करते हैं, सिक्योरिटी देने से मना कर देते हैं फॉर द कॉस्ट देयर ऑफ विद इन सच टाइम एज द कोर्ट में डायरेक्ट, ये फेल करते हैं या फिर सिक्योरिटी देते नहीं हैं, तो यहाँ पर सूट अबेट हो जाएगा।
अदरवाइज अगर ये असाइनी और रिसीवर चाहते हैं ये कॉस्ट सबमिट कर देते हैं और ये सूट को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ये सूट अबेट नहीं किया जाएगा। देन आता है रूल नंबर 2, सब रूल नंबर 2, प्रोसीजर वेयर असाइनी फेल्स टू कंटिन्यू सूट और गिव सिक्योरिटी। अब जब असाइनी फेल्स होते हैं, असाइनी कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं सूट को या फिर सिक्योरिटी कॉस्ट नहीं देते हैं तो प्रोसीजर क्या रहेगी? वेयर द असाइनी और रिसीवर निग्लेक्ट्स और रेफ्यूजेस टू कंटिन्यू द सूट एंड टू गिव सच सिक्योरिटी विद इन द टाइम सो ऑर्डर, तो क्या होगा? द डिफेंडेंट में अप्लाई फॉर द डिसमिजल ऑफ सूट। डिफेंडेंट क्या करेगा? डिसमिजल ऑफ सूट की एप्लीकेशन डालेगा ऑन द ग्राउंड दैट प्लेंटिफ इज इंसॉल्वेंट and the court may make an order dismissing the suit and awarding the defendant the cost which he has incurred in defending the same to be proved as a debt against the plaintiff's estate। तो plaintiff की estate में से जो defendant का cost है कोर्ट उसे दे देगी और सूट को dismiss कर देगी on the ground of insolvency of that of plaintiff। Rule number 9, effect of abatement or डिसमिजल। अब इस अबेटमेंट हो चुकी है या फिर डिसमिजल हो चुका है तो इसका इफेक्ट क्या रहेगा? सब रूल 1 ये कह रहा है वेयर अ सूट अबेट्स और इज डिसमिस्ड अंडर दिस ऑर्डर नो फ्रेश सूट शैल बी ब्रॉट ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। तो इसी सेम कॉज ऑफ एक्शन के लिए फ्रेश सूट बार है, बार ऑफ फ्रेश सूट। ठीक है, इफेक्ट ये होगा कि बार ऑफ फ्रेश सूट। यस, देन आता है सब रूल नंबर 2, द प्लेंटिफ और द पर्सन क्लेमिंग टू बी द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड प्लेंटिफ और द असाइनी और रिसीवर इन केस ऑफ एन इंसॉल्वेंट प्लेंटिफ, ठीक है, may apply for an order to set aside the abatement or dismissal। तो यहाँ पर LR मतलब लीगल रिप्रेजेंटेटिव है या फिर असाइनी या रिसीवर है ऑफ द इंसॉल्वेंट प्लेंटिफ के, और यहाँ ये अप्लाई करते हैं कि टू सेट असाइड द अबेटमेंट और डिसमिजल and if it is proved that he was prevented by such sufficient cause from continuing the suit। और अगर ये प्रूव हो जाता है कि जो एक ऐसा सर्कमस्टांसेस था, एक सफिशिएंट कॉज थी कि जो इन्हें प्रिवेंट कर रही थी सूट को कंटिन्यू करने से, तो कोर्ट शैल, मैंडेटरी है, कोर्ट शैल सेट असाइड द अबेटमेंट और डिसमिजल अपॉन सच टर्म एज टू कॉस्ट और अदरवाइज एज इज थिंक फिट। ठीक है, तो कॉस्ट लेकर कॉस्ट यहाँ पर जमा करवा लेगा कोर्ट और यहाँ सूट जो है वो सेट असाइड कर देगा फॉर अबेटमेंट और डिसमिजल। ठीक है, जो द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 5 ऑफ इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1877 शैल अप्लाई टू एप्लीकेशन अंडर सब रूल 2। तो ये बोल रहा है कि जो डिले कंडोनेशन का जो प्रोविज़न है वो एप्लीकेशन अंडर एप्लीकेशन जो है सेट असाइड की एप्लीकेशन यहाँ पर अप्लाई होगा। एक्सप्लेनेशन, नथिंग इन दिस रूल शैल बी कंस्टिट्यूट एज बारिंग इन एनी लेटर सूट a defense based on facts which constituted the cause of action in the suit। तो ये फर्दर अगर फ्यूचर में कोई सूट होता है तो उसको बार नहीं करता है टू constitute a cause of action in the suit which had abated or had been dismissed under this order। जो यहाँ dismissed किया है, abate किया है, तो सेम सूट आप वहाँ फ्रेश सूट प्लीड कर सकते हो, फ्रेश सूट मतलब सॉरी जो कंटेंशन आप ये ले सकते हो इन ए लेटर सूट। रूल नंबर 10, प्रोसीजर इन केस ऑफ असाइनमेंट बिफोर फाइनल ऑर्डर इन ए सूट। In other cases of an assignment, creation और devolution of interest। तो अगर यहाँ पर असाइनमेंट या फिर क्रिएशन या फिर डिवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट पेंडिंग है और ये सब कुछ हो जाता है, द सूट में बाय द लीव ऑफ कोर्ट की कंसेंट के साथ बी कंटिन्यूड बाय, ठीक है, कंटिन्यू कर सकते हैं बाय और अगेंस्ट द पर्सन टू और अपॉन हुम सच इंटरेस्ट हैज़ कम और डिवॉल्व। तो जिस पर्सन में ये इंटरेस्ट डिवॉल्व किया गया है और जिस पर्सन को इंटरेस्ट मिला है तो कंटिन्यू कर सकती है कोर्ट यहाँ पर बाय और अगेंस्ट द पर्सन अपॉन हुम द इंटरेस्ट हैज़ बीन गिवन। ठीक है,
Then the attachment of a decree pending an appeal therefrom shall be deemed to be an interest entitling the person who procures such attachment under sub rule 1. तो जो attachment of a decree है और ये pending decree pending an appeal therefrom shall be deemed to be an interest. ठीक है, डिक्री पेंडिंग है और उसकी अपील जो है वो इंटरेस्ट डीम की जाएगी और ये इंटाइटल है पर्सन हु प्रोक्योर सच अटैचमेंट टू द बेनिफिट ऑफ सब रूल 1. देन आता है रूल नंबर 10A, ड्यूटी ऑफ प्लीडर टू कम्युनिकेट टू कोर्ट डेथ ऑफ ए पार्टी. तो whenever a pleader appearing for a party to the suit comes to the knowledge that the death of their party, he shall mandatorily inform the court about it. अगर पार्टी की डेथ हो जाती है तो उसके प्लीडर ने कोर्ट में ये इन्फॉर्म करना ज़रूरी है, मैंडेटरी है. एंड द कोर्ट शैल देयर अपॉन गिव नोटिस ऑफ सच डेथ टू द अदर पार्टी. और कोर्ट क्या करेगी, उस पार्टी की जिस पार्टी की डेथ हो चुकी है उसकी नोटिस, उस डेथ की नोटिस अदर पार्टी को दे देगी. एंड फॉर दिस पर्पस द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्लीडर एंड द डिसीज्ड पार्टी शैल बी डीम्ड टू सबसिस्ट. ठीक है, अब आता है रूल नंबर 11, एप्लीकेशन ऑफ ऑर्डर टू अपील्स. In the application of this order to appeals, so far as may be, the word plaintiff and plaintiff shall be held to include an appellant and the word defendant include a respondent. तो अगर यही मतलब यही प्रोसीजर सेम की सेम जो ऑर्डर है तो अपील में भी यही होगी और अपील में प्लेंटिफ को अपेलेंट बोलेंगे और डिफेंडेंट को रिस्पोंडेंट बोलेंगे. एंड द वर्ड सूट शैल बी रिप्रेजेंटेड एज अपील. तो सूट की जो प्रोसीडिंग्स है वही सेम टू सेम अपील को अप्लाई होगी. ओके, लास्ट रूल नंबर 12, एप्लीकेशन ऑफ ऑर्डर टू प्रोसीडिंग्स. नथिंग इन रूल 3, 4 and 8 shall apply to proceedings in execution of a decree or order. तो मतलब एप्लीकेशन ऑफ ऑर्डर टू प्रोसीडिंग्स जो है तो ये रूल नंबर 3 में क्या था हम लोगों ने देखा था कि जो प्रोसीजर इन केस ऑफ डेथ ऑफ वन ऑफ सेवरल जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को लाना है 3 and 4 में, और 8 में क्या था कि यहाँ पर इंसॉल्वेंसी जो हो जाती है असाइनी और रिसीवर की जो हम लोगों ने लाइबिलिटी देती थी, तो ये यहाँ पर शैल नॉट अप्लाई टू प्रोसीडिंग इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री और ऑर्डर. तो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री और ऑर्डर के टाइम पे ये अप्लाई नहीं होती है. ठीक है, सो दिस वॉज द ऑर्डर 22, डेथ, मैरिज एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टी. एक पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि जो सीके तकवानी की बुक में दिया है पार्शियल अबेटमेंट. तो अबेटमेंट में भी पार्शियल और टोटल. ठीक है, सो अब if entire suit forwarded on tort or personal action, it will be a total abatement of suit. तो अगर ये पूरा का पूरा टॉर्ट या फिर पर्सनल एक्शन पे बेस्ट सूट है तो डेथ के बाद वो सूट पूरा का पूरा टोटली अबेट हो जाएगा. एंड इफ देयर इज़ अ हाफ और टोटल हाफ टॉर्ट, हाफ मतलब पार्शियली टॉर्ट है या फिर पार्शियली कॉन्ट्रैक्ट है और डेथ होने के बाद में तो जो देयर विल बी द पार्शियल अबेटमेंट, द सूट कैन नॉट अबेट फुल्ली. ठीक है, सूट जो है वो फुल्ली अबेट नहीं हो सकता है, वो पार्शियली अबेट हो जाएगा अगर यहाँ पर पर्सनल एक्शन प्लस कॉन्ट्रैक्ट है. ठीक है, तो टॉर्ट वाला हिस्सा यहाँ पर अबेट हो जाएगा, पर्सनल एक्शन वाला हिस्सा यहाँ पर अबेट हो जाएगा और जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका हिस्सा जो है वो स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड हो जाएगा, ये अबेट नहीं होगा. और अगर सूट होली बेस्ड है कॉन्ट्रैक्ट पे तो ये अबेट तो नहीं होगा. ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, तो केस लॉ है गुरनाम सिंह वर्सेस गुरबच्चन कौर. ये केस है 2017, साइटेशन है 2017 SAR सिविल पेज नंबर 704. बेंच कोरम था आर के अग्रवाल एंड जस्टिस अभय मनोहर सप्रे. ठीक है, हेल्ड क्या किया था इस केस में, इफ़ नो एप्लीकेशन इज मेड बाय द पार्टी कंसर्न टू द अपील or by legal representative within 90 days from the date of the death of the party. जो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया है कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन 90 है जो लिमिटेशन एक्ट में बताया गया है. तो इन अदर वर्ड सिंपली इन्होंने कहा है कि ऑन द 91st डे देयर इज़ नो अपील पेंडिंग बिफोर, इफ़ देयर इज़ नो अपील पेंडिंग बिफोर द कोर्ट इट विल बी कंसिडर्ड दैट इट इज़ डिसमिस्ड, सूट इज़ डिसमिस्ड और सूट इज़ अबेटेड. सिंपली इन्होंने ये कहा है गुरनाम सिंह वर्सेस गुरबच्चन कौर की केस में. ओके, यस,
ठीक है, सो दिस वाज इनफ